हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 12 का लेसन 6 के MCQ। लेसन 6 का नाम है अभिवृत्ति एवं सामाजिक संज्ञान। यदि आपको इस चैप्टर की, इस लेसन की थ्योरी क्लास चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसकी थ्योरी क्लास को एक बार चेक जरूर कीजिए। इसके बाद में आप इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसकी क्लास, ये क्लास है जो, वो लगाइए। अब हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रत्यय को किसने दिया था? मोहम्मद सुलेमान, SK सिंह, SM मोहसिन, JP दास। तो जो द्विस्तरीय संप्रत्यय है किसका, जिसमें मनोवृत्ति का परिवर्तन की बात की गई थी कि मनोवृत्ति की परिवर्तन कैसे होती है, उसमें जो 3 कॉन्सेप्ट दिए गए थे उनमें से जो थर्ड कॉन्सेप्ट था जो कि एक भारतीय मनोवैज्ञानिक ने दिया था जिसका नाम था द्विस्तरीय कॉन्सेप्ट, जो द्विस्तरीय संप्रत्यय था, तो इसको दिया था SM मोहसिन ने। मोहसिन नाम नहीं है, ये मोहसिन है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या कितनी होती है? सिंपल, 4 घटक पाए जाते हैं पूर्वाग्रह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वाग्रह क्या है? पूर्वाग्रह एक मनोवृत्ति, मूल प्रवृत्ति, संवेग या फिर प्रेरणा। पूर्वाग्रह क्या है? एक मनोवृत्ति है, और इसको एक नेगेटिव वे में, ज्यादातर क्या होता है कि ये नकारात्मक वे में पक्ष में पाई जाती है, नकारात्मकता लिए हुए होती है मनोवृत्ति। मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संतुलन या POX संप्रत्यय, कौन सा? POX कॉन्सेप्ट किसने प्रस्तावित किया था? मोहम्मद सुलेमान, SM मोहसिन, फ्रिट्जर हाइडर, अब्राहम मैस्लो। तो इसको किसने दिया था? ऑप्शन सी, फ्रिट्जर हाइडर ने दिया था। इसने बताया था कि 3 P है वो एक व्यक्ति है, O है वो दूसरा व्यक्ति है, और X है वो एक व्यक्ति भी हो सकता है या फिर एक विषय, या फिर जिसका हम क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं उसके बारे में, तो वो विषय हो सकता है। तो इसने बताया था कि इन तीनों के बीच में यदि क्या है, संतुलन है तो वो क्या होगा? स्थायी होगा। यदि असंतुलन है तो वो संतुलन के लिए कोई ना कोई एक घटक है उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन जरूर होगा। तो ये किसने बताया था? फ्रिट्जर हाइडर ने बताया था। ज़्यादा के लिए इसकी थ्योरी क्लास ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कारक पूर्व धारणा को कम नहीं करता? यानी कम करना है किसको? पूर्व धारणा को कम करना है। पूर्व धारणा, या फिर जो पूर्व धारणा किसके कारण आती है? रूढ़िवादिता के कारण आती है। जैसे अंतरसमूह संपर्क, अंतरसमूह संपर्क है वो पूर्ण धारणा को कम नहीं करता, बल्कि क्या करता है, ये अंतरसमूह संपर्क बढ़ने से पूर्ण धारणा कम होती है, लेकिन हमें जो कम नहीं करता उसको टिक करना है। पूर्वाग्रह विरोधी विचार, अगर विरोधी विचार है पूर्वाग्रह के तो वो कम करेंगे। शिक्षा है, शिक्षा भी इसको कम करेगी। तो रूढ़िवादिता है, रूढ़िवादिता क्या करेगी? पूर्व धारणा या पूर्वाग्रह है, इसका दूसरा नाम पूर्वाग्रह है, पूर्वाग्रह को बढ़ाएंगी। तो ये क्या है? ऑप्शन डी इसका आंसर है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टीरियोटाइप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विसंवादिता का संप्रत्यय प्रतिपादित किसने किया? ये दूसरा कॉन्सेप्ट था। पहला कॉन्सेप्ट कौन सा था? पहला कॉन्सेप्ट था POX मॉडल। दूसरा है ये संज्ञानात्मक विसंवादिता का। तीसरा है जो द्विस्तरीय संप्रत्यय था, वो तीसरा था। इसको किसने दिया था? तीसरा कॉन्सेप्ट था वो SM मोहसिन ने दिया था। इसको फ्रिट्जर हाइडर ने दिया था। तो ये दूसरा है वो किसने दिया था? लियोन फेस्टिंगर ने दिया था, जिसका नाम है संज्ञानात्मक विसंवादिता, लियोन फेस्टिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी आधारित स्कीमा को क्या कहा जाता है? जो स्कीमा है उसके एक समूह को, स्कीमा एक मानसिक संरचना है, उसके एक समूह को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोटाइप कहते हैं, और प्रोटोटाइप को हिंदी में बोलते हैं आदि रूप। यदि ये प्रोटोटाइप है या फिर जो स्कीमा है ये सामाजिक संज्ञान से संबंधित है,
सामाजिक संज्ञान से संबंधित है और उसके समूह को क्या बोलते हैं, स्टीरियोटाइप बोलते हैं, तो उसको बोलेंगे रूढ़वादिता, स्टीरियोटाइप। तो अभी इसने सीधा पूछा है श्रेणी आधारित स्कीमा, यानी एक स्कीमा का समूह की बात की है, तो वो है आदिरूप प्रोटोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, POX त्रिकोण में P कौन है? हमने POX त्रिकोण पढ़ा था, कौन सा, एक पे P, दूसरे पे O, तीसरे पे X। इस ट्राइंगल में P कौन है? वह व्यक्ति जिसकी अभिवृत्ति का अध्ययन करना है उसको बोलते हैं P, तो इसका आंसर है P। O क्या है? जो अध्ययन कर रहा है, यानी दूसरा व्यक्ति है, जो इससे संबंधित दूसरा व्यक्ति है, वो क्या है? O है। और X क्या है? X एक विषय वस्तु हो सकता है जिसके प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना है, वो विषय वस्तु हो सकता है या फिर व्यक्ति भी हो सकता है। ये तो ध्यान रखना, ये तीनों व्यक्ति भी हो सकते हैं या फिर दो व्यक्ति प्लस एक है वो विषय वस्तु भी हो सकता है। X है वो विषय वस्तु हो सकता है। P क्या है इसमें? वह व्यक्ति जिसमें अभिवृत्ति का अध्ययन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विस्तरीय संप्रत्यय के अनुसार अभिवृत्ति में परिवर्तन कितने स्तरों या फिर चरणों में होता है? जब द्विस्तरीय है तो कितने चरणों में होगा? 2, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, छवि निर्माण की प्रक्रिया में निम्न में से कौन उप प्रक्रिया होती है? यानी छवि निर्माण की प्रक्रिया में कौन कौन सी क्रियाएं होती है? चयन भी होता है, अनुमान भी होता है और संगठन भी होता है। तो उपरोक्त सभी ये तीनों क्रियाएं छवि निर्माण की प्रक्रिया में हमने पढ़ी है। इंप्रेशन फॉर्मेशन अंग्रेजी में बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, एक अभिवृत्ति या फिर मनोवृत्ति, अभिवृत्ति या फिर मनोवृत्ति में परिवर्तन हो सकता है, यानी परिवर्तन कैसे हो सकता है? सर्वसम संगत हो, यदि सभी क्या है? संगत हो, तो वो परिवर्तन क्यों होगा? एक एग्जांपल दिया था, जब विसंगत हो, सर्व में संगत और विसंगत हो, एक संगत हो दूसरा विसंगत, दोनों विचारधारा हो, तभी परिवर्तन होगा। तो सर्व में जब संगत और विसंगत हो तभी क्या होगा? परिवर्तन होगा। यदि दोनों के दोनों क्या हो? विचारधारा क्या हो? विसंगत हो, तो परिवर्तन नहीं होगा। दोनों के दोनों संगत हो तो परिवर्तन नहीं होगा। तो संगत और विसंगत के अंतर्गत परिवर्तन होता है। यदि ये ऑप्शन नहीं हो तब हम सी ऑप्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारतीय मनोवैज्ञानिक जिसका नाम है SM मोहसिन, ये नाम करेक्ट कर लेना, SM मोहसिन ने किस संप्रत्यय को प्रतिपादित किया? ये भारतीय मनोवैज्ञानिक वही क्वेश्चन द्विस्तरीय संप्रत्यय को दिया था। अभिवृत्ति की कौन सी विशेषता यह इंगित करती है कि अभिवृत्ति किस सीमा तक सकारात्मक या फिर नकारात्मक है? हमने पढ़ा था कि जो अभिवृत्ति है उसकी विशेषताएं पढ़ी थी, तो उसमें जो 4 प्रमुख विशेषताएं थी जो यहाँ के चारों ऑप्शन में दी हुई है, कर्षण शक्ति, चरम सीमा, सरल या फिर जटिलता और केंद्रीयता, तो इसमें से कौन सी है जो सीमा को बता रही है कि किसी सीमा तक सकारात्मक हुई है या नकारात्मक हुई है? तो वो कौन सा ऑप्शन चरम सीमा की बात कर रहा है। कर्षण शक्ति का मतलब अभिवृत्ति नकारात्मक है या फिर सकारात्मक है। चरम सीमा का मतलब कि किस सीमा तक सकारात्मक है, जैसे 1 से लेके 5 तक नंबर दे दे हम, 4 और 5 की अभिवृत्ति में यदि सकारात्मक है तो वो किस सीमा तक है? 1 तक है, 2 तक है, 3 तक है, 4 तक है या फिर सबसे ज़्यादा है, या फिर, तो ये सीमा निर्धारित होती है। तो ये चरम सीमा के विशेषता के अंतर्गत। सरल और जटिलता की, यानी एक अभिवृत्ति है उसमें अनेक प्रकार की अभिवृत्तियां पाई जाती है। यदि ज़्यादा प्रकार की अभिवृत्तियां हैं तो वो क्या होगी? जटिलता लिए हुए होगी, अगर कम होगी तो उसको सरलता लिए होगी। केंद्रीयता यानी अनेक प्रकार की यदि अभिवृत्तियां हैं तो उसमें किसी एक केंद्र में कोई एक अभिवृत्ति होगी जिसके चारों ओर अन्य क्या होगी? अभिवृत्तियां होगी जो इससे रिलेटेड होंगी। तो ये केंद्रीयता का भाव हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी, चरम सीमा, जो बी ऑप्शन है। 40 नंबर क्वेश्चन, अभिवृत्ति के विचारपरक घटक को क्या कहा जाता है? अभिवृत्ति के विचारपरक घटक को क्या कहा जाता है? संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, व्यवहारात्मक पक्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विचारपरक घटक है उसको बोलते हैं संज्ञानात्मक। भावात्मक पक्ष जो संवेग से रिलेटेड हो, भाव से रिलेटेड है, उसको भावात्मक पक्ष बोलते हैं। जो क्रिया से रिलेटेड है वो व्यवहारात्मक पक्ष है। और इनको सामूहिक रूप से
यदि हम हिंदी में बात करें तो शॉर्ट फॉर्म में संभाव्य लिखा जाता है, संभाव्य, संभाव्य लिखा जाता है। और अंग्रेजी में ए, बी और सी घटक लिखे जाते हैं। ए फॉर बी बिहेवियरल, सी कोग्निशन, ए फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, भावात्मक पक्ष को किस रूप में जाना जाता है? वही है, सांवेगिक घटक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारक अभिवृत्तियों के अधिगम के लिए एक संदर्भ प्रदान करते हैं? यदि अभिवृत्तियां हैं, इनका अधिगम यानी अभिवृत्तियां सीखनी है, तो संदर्भ कौन प्रदान करेगा, यानी किन के द्वारा सीखी जा सकती है अभिवृत्तियां? व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा, परिवार और विद्यालय में सीखते हैं। संदर्भ जो पीयर समूह हैं उनसे भी सीखते हैं। तो आंसर डी। वह व्यक्ति जो छवि बनाता है उसे क्या कहते हैं? जो छवि निर्माण की प्रक्रिया में दो है, एक तो जिसकी छवि बनती है और एक बनाता है। जिसकी बनती है छवि उसको बोलते हैं लक्ष्य, जिसकी छवि बनानी है, और जो बनाता है वो है प्रत्यक्षणकर्ता। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कीमा योजना है, वो क्या है? मानसिक संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य का गुण नहीं है? हमने पढ़े थे यदि अभिवृत्ति को परिवर्तन करना है तो उसमें पढ़े थे कि परिवर्तन के कारक, जिसमें हम पढ़े थे लक्ष्य के गुण क्या क्या है, लक्ष्य के गुण क्या क्या है। उसमें अनुनयता पढ़ी थी, बुद्धि पढ़ी थी, आत्मसम्मान सेल्फ एस्टीम पढ़ी थी, लेकिन आलस्य है वो नहीं पढ़ा। तो ये लक्ष्य का गुण नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवृत्ति का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारक को प्रभावित नहीं करता? मनोवृत्ति का निर्माण यानी मनोवृत्ति के निर्माण में कौन सा कारक है वो प्रभावित नहीं करता? तो अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का निर्माण है वो सामाजिक सीखने यानी अधिगम से प्रभावित होता है। जो उसको सूचनाएं प्राप्त होती है उससे भी प्रभावित होता है, और आवश्यकता क्या है लक्ष्य की, उससे भी प्रभावित होता है। लेकिन श्रोता की विशेषताएं हैं ये हमने नहीं पढ़ी, तो ये नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मनोवृत्ति के विकास पर कौन सा प्रभाव अधिक होता है? किसका प्रभाव अधिक होता है? तो मनोवृत्ति अभिवृत्ति के निर्माण में सबसे ज्यादा प्रभाव है वो परिवार का पाया जाता है। बुद्धि का कम है, आयु का भी कम है और जाति का भी कम है। एक व्यक्ति सुव्यवस्थित एवं सम्यनिष्ठ है, यानी कोई व्यक्ति है जो अपने आप को व्यवस्थित रखता है और समय का पाबंद है, फिर भी हम लोग यह सोचने की संभावना करते हैं कि उसे परिश्रमी भी होना चाहिए। तो ये कौन सा प्रभाव है? यानी हम सोचते हैं कि वो कठिन परिश्रम भी करे। ये दो गुण भी है, लेकिन हम तीसरा भी सोचते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रथम प्रभाव या फिर प्रवेश का प्रभाव, आसन्नता का प्रभाव भी कहा जाता है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तदनुभूति अनुभव करने की क्षमता अधिक रखने वालों का सबसे उपयुक्त उदाहरण क्या है? तदनुभूति यानी एम्पैथी यानी दूसरे के दर्द को समझना और खुद महसूस करना दूसरे के दर्द को। तो उसका उपयुक्त उदाहरण क्या है? मदर टेरेसा। मनोवृत्ति के भावात्मक संघटक, जो भावात्मक पक्ष है उससे क्या तात्पर्य है? मनोवृत्ति वस्तु के भाव से, वस्तु के संवेग से, वस्तु के भाव एवं संवेग, यानी भाव और संवेग दोनों पक्ष है भावात्मक पक्ष में। तो ऑप्शन सी इसका हो गया। POX मॉडल के संदर्भ में क्या सही है? POX क्या सही है? इस मॉडल में सिर्फ एक व्यक्ति होता है, ये नहीं होता। सिर्फ दो व्यक्ति होते हैं, इसमें दो भी हो सकते हैं या फिर तीन व्यक्ति भी हो सकते हैं। इसमें सिर्फ तीन व्यक्ति होते हैं, नहीं ये भी गलत है। तीन या दो दोनों हो सकते हैं, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। इस मॉडल में कम से कम दो व्यक्ति होते हैं, हाँ कम से कम दो व्यक्ति होते हैं। तो इसका हो गया डी ऑप्शन। किसी विशिष्ट समूह के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति क्या होती है? जिसको हम बोलते हैं पूर्वाग्रह, रूढ़िवादिता। ये नकारात्मक अभिवृत्ति है। पूर्वाग्रह यानी इसकी आधार क्या है? रूढ़िवादिता, स्टीरियोटाइप। तो ये क्या है? नकारात्मक अभिवृत्ति हमने पढ़ी है।
समाजोपकारी व्यवहार प्राय किससे प्रभावित होता है? अधिगम से, प्रतिक्रिया से, पूर्वाग्रह से या फिर इन सभी से? तो अधिगम से तो होता ही है, और उसके लिए उसे क्या प्रतिक्रिया मिल रही है इससे भी प्रभावित होता है, और पूर्वाग्रह से भी प्रभावित होता है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो गया। जो हमारी सहायता करते हैं हमें उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए, ये क्या कहलाता है? पूर्वाग्रह स्थिति? नहीं, पूर्वाग्रह स्थिति नहीं होती है। सामाजिक स्थिति, परस्परता स्थिति, सामूहिक स्थिति नहीं होती। परस्परता और सामाजिक, तो इसे बोलते हैं सामाजिक स्थिति। कहते हैं कि जो हमारी सहायता कर रहे हैं हमें उसकी भी सहायता अवश्य करनी चाहिए, तो ये है सामाजिक स्थिति। नैतिक मूल्य। सामाजिक अनन्यता की भावना समूह के प्रति कौन सी अभिवृत्ति का बोध कराती है? सामाजिक अनन्यता की भावना है वो एक प्रकार की सकारात्मक अभिवृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति दूसरों की उपस्थिति में बेहतर प्रदर्शन क्यों करता है? सहजता के कारण? क्या वो दूसरों की उपस्थिति में सहज अनुभव करता है इसके कारण? या भाव प्रबोधन के कारण, अराउजल के कारण, परस्परता के कारण, सामाजिक अनन्यता के कारण? तो वो दूसरों के उपस्थिति में बेहतर अनुभव करता है भाव प्रबोधन के कारण। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी में एक लाइन में दिया हुआ है, इसके यहाँ पे डायरेक्ट आंसर होगा। भाव प्रबोधन, अराउजल की बात हुई है। क्रिया में व्यक्ति द्वारा मूल्यांकन अनुभव करने को कोटरेल ने क्या नाम दिया? यानी वो व्यक्ति दूसरों की उपस्थिति में ये सोच के भाव प्रबोधन अनुभव कर रहा है कि उसका मूल्यांकन किया जा रहा है, तो मूल्यांकन किया जा रहा है तो इसलिए वो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो कोटरेल ने इसका नाम दिया था मूल्यांकन बोध, कि मूल्यांकन बोध के कारण वो क्या कर रहा है, इस विचार को मूल्यांकन बोध नाम दिया था कोटरेल ने। हमें दूसरों व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए, इस व्यवहार में कौन सा व्यवहार कहा जाता है? इसे कौन सा व्यवहार कहा जाता है? हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, तो दूसरों की मदद करने वाला समाजोपकारी व्यवहार कहलाया जाता है। इसका दूसरा नाम है समाजोन्मुखी व्यवहार, यानी समाज, ये एक सामाजिक व्यवहार है। तो इनमें से सभी, ये सभी आंसर हो जाएगा। समाजोपकारी या समाजोन्मुखी एक ही नाम है। विचारपरक घटक को किस नाम से जाना जाता है? एक मिनट, ये जो पीछे क्वेश्चन है यहाँ पे एक और नाम दिया था कि ये समाजोपकारी व्यवहार है, इसके साथ एक ऐसा ही एक सिमिलर नाम था, वो आप नीचे कमेंट करके बताइए कि ऐसा ही एक सिमिलर क्या नाम था। विचारपरक घटक को किस नाम से जाना जाता है? जो विचारपरक घटक है अभिवृत्ति का, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो फिर से वही आंसर संज्ञानात्मक घटक है। और क्रियात्मक घटक कौन सा होता है? क्रियात्मक ही व्यवहारात्मक घटक है। ये दोनों एक ही है, भावात्मक अलग हो गया। व्यापक अभिवृत्ति के अंतर्गत कितनी अभिवृत्तियां होती है? अभिवृत्ति की किस विशेषता का संबंध इससे है? यानी एक व्यापक अभिवृत्ति है, उसके अंतर्गत अनेक प्रकार की अभिवृत्तियां पाई जाती है, तो ये कौन सी विशेषता को बता रही है? तो मैंने बताया था कि अनेक प्रकार की विभिन्न अभिवृत्तियां पाई जाती है, वो जटिलता को बताती है, सरलता या जटिलता को बताती है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। और अनेक प्रकार की अभिवृत्तियों में एक केंद्रीय अभिवृत्ति पाई जाती है जिसको केंद्रीयकता के नाम से, जो किस विशेषता को बता रही है? केंद्रीयकता के नाम से जो इसकी विशेषता है उसको बता रही है। दूसरों की उपस्थिति में लोग कभी कभी अधिक गलतियां करते हैं। अब ये भाव प्रबोधन की बात नहीं कर रहा, ये नेगेटिव जा रहा है, यानी गलतियां कर रहे हैं यदि दूसरे उपस्थित हुए, तो बजाय इसके बजाय वो अकेले अच्छे से निष्पादन कर पाते हैं, यदि दूसरे आ जाए तो वो अच्छे से निष्पादन नहीं कर पाते। तो निष्पादन पर दूसरों की उपस्थिति का यह खराब प्रभाव क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं सोशल इनिबिशन। इनिबिशन यानी अवरोध, प्रावरोध, जो सामाजिक अवरोध इसको कहते हैं। सामाजिक सरलीकरण किसको कहते हैं? जब अच्छा परफॉर्म करे उसको। निम्न में से कौन छवि निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है? चयन, संगठन, भूमिका निर्वाह
या फिर अनुमान। तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? मैंने बताया था ये ऑप्शन, जो आप इसका कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा कारक है जो छवि निर्माण में सम्मिलित नहीं है। चयन, संगठन, भूमिका निर्वाह, अनुमान। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले आ चुका है, आपको इसका आंसर है वो इसकी पीपीटी के अंदर यहाँ पे नीचे मिलेगा कि इसका आंसर क्या है। तो आप यहाँ पे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद में यदि आपको इसका आंसर जानना है तो आप इसकी पीडीएफ है वो कहाँ से मिलेगी? आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप इसके टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इसका आंसर भी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस एक दो ऑप्शन बदले गए हैं, 3 ऑप्शन सेम है, बस एक ऑप्शन है वो अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रिट्जर हाइडर का संतुलन का सिद्धांत POX मॉडल में O किसका प्रतिनिधित्व करता है? दूसरे व्यक्ति का, जिसकी मनोवृत्ति का अध्ययन करना है उस व्यक्ति का, दूसरे वस्तु का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर से बता देते हैं, POX मॉडल है वो, उसमें P उसको बता रहा है जिसकी अभिवृत्ति का अध्ययन कर रहा है उस व्यक्ति को, X उस विषय वस्तु को बता रहा है जिससे संबंधित अध्ययन करना है, और O है वो एक दूसरे व्यक्ति को बता रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? A इसका आंसर होगा। तो इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ के लिए वहीं टेलीग्राम पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।